शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त शहर जनावाला में मौजूद हूँ और मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन भाई किसी भी तारीफ के मुहताज नहीं और इस तरह उसलूबी से अपने काम को, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं कि मैं भी अंगूठे बरंदा हूँ। इनकी तरफ बढ़ते हैं। असल में जानना ये है कि इनकी कामयाबी का असल में राज क्या है। एक आम इंसान जो आम एक बच्चा जैन था, असल में जैन जो होता है ये खूबसूरती है। जैन का मतलब है जीनत, खूबसूरती। और जो जैन हो वो अपने शहर को खूबसूरत क्यों ना बनाए, ये यकीन जानिए अपने शहर को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैन भाई की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये आम इंसान असिस्टेंट कमिश्नर तक का सफर कैसे तय किया। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, तबीयत ठीक है आप? जी बिल्कुल। तो जैन भाई सबसे पहले तो ज़रा लाइट नोट पे बात करते हैं। ये बताएं कि जाहिर है बचपना होता है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं, आपका क्या ख्वाब रहा, क्या सोचा था कि बड़े होकर आप लोगों के काम करेंगे, ज़रा बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी वो एज नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकूं कि मैंने आगे चल के क्या बनना है। हाँ, ये था कि वालिदा डॉक्टर थी तो शौक़ था बचपन में कि मैं भी डॉक्टर बनूं। बट 10 साल की उम्र में ही वालिद साहब ने मतलब इस चीज़ की रियलाइजेशन पैदा की कि जी आपने बनना है तो CSP बनना है और उसका CSS का एग्ज़ाम देना है। बट मैंने उस वक्त इस चीज़ को इतना सिंसियरली और सीरियसली नहीं लिया था। 11 साल की उम्र में ही वालिद साहब ने मुझे कैडेट कॉलेज भेज दिया और समझे कि 11 साल की उम्र से घर से थोड़ा दूर रहा हूँ। कैडेट कॉलेज पिटारो में मेरी सारी तरबियत हुई और वहाँ से निकलते साथ ही मैं अफवाज पाकिस्तान के लिए भी इम्तिहान दिए, वो भी पास किए, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जा सका और एक आध बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी एडमिशन हुई। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वालिदैन के ऊपर बाकी बच्चों का भी प्रेशर था और मैं एक कैडेट कॉलेज में पढ़ा हूँ तो वो भी उनके लिए एक चैलेंज था। लिहाजा मुझे सिंध में ही एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो वहाँ की है, मेहरान यूनिवर्सिटी, उसमें स्कॉलरशिप मिल गई। जी जी बिल्कुल। मेरी पैदाइश थरपाकर की है और मेरी जो सारी एजुकेशन हुई है वो हैदराबाद कराची में हुई है। तो मैंने उसके बाद ये इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के फ़ौरन बाद से ही 2-3 इंटर्नशिप्स करके इंजीनियरिंग की जॉब्स की वापडा वगैरह में। लेकिन ये हमेशा एक फ़ीलिंग थी कि शायद मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सका हूँ और क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो कि टेक्निकली हमें इक्विप नहीं करते हैं। मेरी नज़र में अच्छा इंजीनियर वही है जो इनोवेटिव हो, जो खुद नई चीज़ें बनाए, जो पुरानी चीज़ें बनी हुई उनको हर बंदा चला सकता है, उनको हर बंदा ऑपरेट कर सकता है। लिहाजा मैंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप का काम स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट मैंने बहुत छोटे पैमाने से किया था, ब्लॉगिंग वगैरह करके, फ्रीलांसिंग का काम करके, लेकिन शायद अल्लाह ने कुछ ऐसा टैलेंट दिया था कि मैंने डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम खुद ही सीख लिया लैपटॉप, यूट्यूब वगैरह से, और उसका काम स्टार्ट किया 1-2 कंपनीज़ के साथ। और फिर गूगल के 2-3 स्टार्टअप थे पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे हायर किया और अच्छी पे भी दी। और ताल्लुक मदरसत घराने से था या आप लैंडलॉर्ड? नहीं, मेरे दोनों पेरेंट्स साहब, मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। मेरे वालिदा डॉक्टर हैं और मेरे वालिद साहब फूड डिपार्टमेंट में हैं। तो हम हम्बल बिगनिंग्स हैं हमारी। कोई हमें मतलब पूरी ज़िंदगी हमने अपनी एक गवर्नमेंट के फ्लैट में गुजारी है। हाँ, और ज़ाहिर बात है वालिदैन ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात भी देखी, कभी ज़िंदगी में टूट चुके हों, कभी मायूसी का शिकार हुए हों, ऐसा कोई वाक़या? ऐसे काफ़ी वाक़े थे ज़िंदगी में जब यानी लगा हो कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ज़ाहिर बात है मैं खुसूसन आपसे एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। 2010 में सिंध में बड़े बुरे किस्म के सैलाब आए थे, जिसमें मीरपुर ख़ास शहर में हम रहते थे, वहाँ पे वो भी पूरा डूब चुका था। मतलब अगर आई कैन रिकॉल कि घर के हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, जो नीचे वाला फ्लोर था पूरा डूब चुका था। एंड हमें अभी भी याद है कि मतलब दूसरे मोहल्लों से लोग थैले फेंकते थे राशन के, कभी हेलीकॉप्टर आता था घर के ऊपर, वो मेडिसिन और वो लेके जाता था हमें। मतलब वो जो 40 दिन थे हम मतलब मच्छरों में, बीमारी में, उसमें हमने गुजारे और लगता था कि वाकई पीछे इंजीनियरिंग रह जानी है। वालिदा की तबीयत बिगड़ गई थी उन दिनों में। तो वो आई थिंक इट वाज द लोवेस्ट पॉइंट इन माई लाइफ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके उससे भी रिकवर किया हमने। एंड अनदर लो पॉइंट इन माई लाइफ वाज कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे ख्याल से बाकी नौजवान भी परेशान होते हैं, मैं भी था कि जी अब करना है तो क्या करना है। वालिद साहब तो कहते थे कि जी आपने CSS का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मेरा माइंड नहीं था उस तरफ। मेरा माइंड CSS की तरफ ऐसे आया कि वो थोड़ा मज़ाहिया किस्सा है कि मैं लैपटॉप पे एक दफ़ा ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा था, मेरे वालिद साहब आके थोड़ा डांट के गए कि इसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं है।
किसी के काम तो आ नहीं रहे हो, खुद पूरा दिन टेबल पे बैठ के बेड पे लेट के आपने काम करना होता है, 2 पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। उन्होंने फिर क्या किया, मेरा लैपटॉप छुपा लिया एंड कहा कि जी अक्टूबर का महीना है, CSS का इम्तिहान फरवरी में होता है, आप फॉर्म भरो, तैयारी शुरू कर दो। तो उनकी दुआएं थी, शायद उनकी सख्ती थी कि मैंने वो 5 माह तैयारी बड़ी दिल लगी से की और इम्तिहान दिया और इम्तिहान पास हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इससे कबल हमारी भाभी घर आ चुकी थी? नहीं, मेरी जो शादी हुई है वो मैंने CSS का जो मेरा रिज़ल्ट आया है, मुझे मेरा ग्रुप अलोकेट हुआ है DNG का, जैसे अब हम PAS कहते हैं। तो मुझे याद है हम अपना फाइनल मेडिकल करवा के कराची से आए थे, तो रास्ते में ही मैंने वाले साहब को कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है, आप अच्छा। मैं यानी ये मोहब्बत का आगाज़ कब से हुआ, ये ज़रा बताइए। जी मोहब्बत असल में ऐसा हमारे कुछ नहीं था। असल में ये सोचा जाता है, हमारे नाज़िम भी सोचते हैं कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर मोहब्बत कर नहीं सकता, उसके अंदर दिल ही नहीं होता। नहीं, वो ऐसा लोगों की बातें सुनता है। नहीं। अब बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर भी भाई दिल रखता है, जज्बात रखता है, जब मोहब्बत करता है तो मोहब्बत सिर्फ करता है, पा भी लेता है, जरा बताइएगा। ये थोड़ी है तो वैसे पर्सनल बात, लेकिन सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि जी मुझे मेरी जो बेगम है वो साथ में पढ़ती थी MBA में, मुझे पसंद थी, बट मैंने कभी उनसे बात नहीं की क्योंकि मैं बड़ा कंजर्वेटिव और इंट्रोवर्ट टाइप बंदा हूँ। जब मेरा लोकेशन हो गई थी उसके बाद मैंने इस्तिखारा किया बाकायदा, बहन से वालदा से करवाया, फिर मैंने उनको कहा कि आप जाके ट्राई करें, अगर वो मान जाते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करें। ये भी आपको बताता चलूँ कि CSS के बाद रिश्तों की कमी नहीं होती है, आप एक ढूंढने निकलेंगे 1000 आपको मिल जाएंगे और अच्छे से भाई जिससे मोहब्बत हो उसकी तो कमी रहती है ना। जी बिल्कुल, बस मोहब्बत तो शादी के बाद देखें होती है, जब आप रहना साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा तो अलमिया ही है, ठीक है जी, लेकिन आप किसी के किरदार, अखलाक और जो आदतें हैं उनको पसंद करते हैं, मतलब कहते हैं ना कि आप किसी में अगर अपना स्पाउस देखते हैं, अपने औलाद की माँ देखते हैं, तो आप कोशिश करने में कोई नहीं, लेकिन बाअखलाक तरीके से मैं ज़रूर करूँगा। भाई जरा दूसरी जानी बढ़ते हैं, कोरोना का सब दौर गुजरा, अभी भी जाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हालात कुछ बेहतर जान कामयाब हो रहे हैं। जरा बताइएगा कि आप भी कोरोना के से मर्ज में मुब्तला रहे, कैसा महसूस किया उस तन्हाई में, उस वहशत में, और क्या आपने अपने ऊपर ऐसे इम्प्लीमेंट्स लागू की कि जो आप नाज़िम को भी बताना चाहें, क्योंकि अभी कुछ तो कोरोना है, ठीक से गया नहीं, तो क्या आप शेयर करना चाहते हैं किस तरह से आप इस कोरोना के दौर से बाहर आए? जी आप भी इस मर्ज में मुब्तला जी, हम ईद की छुट्टी पे गए थे तकरीबन 8-9 माह के वक्फे के बाद। तो अल्लाह का शुक्र घर पे सब ठीक था, लेकिन मुझे चेस्ट में थोड़ी कंजेशन फील होती रही मुसलसल ना 2-4 दिन। एंड मैंने अपने बेगम को कहा भी कि जी ये इशू चल रहा है, मुझे थोड़ा फील हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको वहम है। लेकिन यहाँ पे जब आए तो मैंने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर सदर, समुंदरी, तालियांवाला, ये चारों मुब्तला हो चुके हैं। तो मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि आप भी ज़रा अपना टेस्ट करवा लें, मुझे घबराहट हो रही है, आप सब शायद ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। मैंने भी टेस्ट करवाया, अपने बीवी बच्चे का भी करवाया, हम तीनों पॉजिटिव आ गए और थोड़ा खौफतारी हो गया कि जी अब करना क्या है इसमें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि हमारी जो हेल्थ की टीम है फैसलाबाद की, ये रेडी थे इन मसलों के लिए। इन्होंने अपने SOPs, इनके इंस्ट्रक्शंस, क्या मेडिकेशन लेनी है, फ्रूट खाना है, जूसेस पीने हैं, कावे वगैरह, डाइट कैसे लेनी है, तो इट बिकेम अ गेम ऑफ इम्यूनिटी मैं कहूँगा। और फिर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग जो मेडिकेशंस थी, मल्टीविटामिन्स थे, और एक रूटीन डेली वॉक करना, आइसोलेट रखना अपने आप को मोस्ट बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट में, वो किया। तकरीबन 26 दिन लगे हमें फुली रिकवर होने में, जब 2 नेगेटिव हमारे आ गए। लेकिन इस दरमियान डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने, तमाम टीम ने, हमारे कलीग्स ने हमारा बड़ा साथ दिया, और उसी हालत में तहसील भी चलाना और साथ साथ ये रिकवरी करना, ये एक चैलेंज था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम पे बड़ी अल्लाह की। हमारे ताजिर बिरादरी आए रोज़ परेशान रहती है, मुख्तलिफ बाज़ारों में आप भी विजिट करते हैं, आए रोज़ परेशान रहती है, और कमेटी के लोग, इंतज़ामिया के लोग ताजिरों को परेशान करते हैं और सामान उठा लेते हैं, आए रोज़ जाकर उनको परेशान करते हैं, क्योंकि ऐसा लाइमन इख्तियार नहीं किया जा सकता कि ये भी अमन से खा कमा सकें। ज़रा बताइएगा। जी ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें पहले इनका सोचना चाहिए, लेकिन दुकान बेचारे परेशान रहते हैं, वो आखिर अगर हम उनको हटा देंगे बाज़ारों से, तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कैसे कमाएंगे? जी अभी मैं और MC एक वेकेट स्टेट लैंड है, इसको थोड़ा हम बेहतर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम एक मार्केट बनाएं, मॉडल मार्केट बनाएं। हमने इसमें पॉलिटिकल जो हमारे हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको भी मैंने एक मीटिंग रखी है उनके साथ, उनको भी इंगेज करें कि हम पहले इनके लिए मुतबादिल जगह रेडी करें और फिर इन्हें रिमूव करें, क्योंकि रमज़ान में हमने ट्राई किया था इनको, जो हमारा सस्ता रमज़ान बाज़ार है वहाँ पे मुंतकिल करने के लिए, और वो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन माज़रत के साथ हमारे साथ ताउन नहीं हुआ उसमें।
इनफैक्ट हमने जो 2-4 ये खजूर बेचने वाले लोग थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा रश होती है रमज़ान में, और SOPs भी बड़ी सख्ती से तब थे कोरोना के, हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीड किया बाकायदा कि देखिए हम नहीं चाहते पकड़ धकड़ो, वरना कोई मसला नहीं है, पुलिस और 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं, यहाँ से हर चीज़ उठा के हम ले जाएँ, हम खुद चले जाएँ, लेकिन हमें ज़ीरो रिस्पॉन्स और बिल्कुल तावन नहीं किया। इनफैक्ट यही लोग जो थे वो पूरे ग्रुप्स बना के ऑफिस भी आते थे, पार्लियामेंटेरियंस के पास भी जाते थे। तो मैंने उस वक्त सोचा कि अभी कोरोना की वजह से वैसे ही थोड़े हालात अजीब से हैं, हम इसको फुर्सत में और तसल्ली से अच्छी तरह अरेंज करके फिर इन्हें हम तकलीफ़ देंगे कि ये यहाँ से मूव करके अगली जगह जाए। बाकी ये कि जो हमारे 2-3 जगह हैं जिसमें मतलब ज़ाहिर बात है आप भी रिप्रेजेंट करते हैं ताजिर कम्युनिटी को, इनको हमने मल्टीपल टाइम्स मैंने वर्बली जाके मौके पे जाके कहा कि देखें कि 240 मोड़ का सारा रोड आप लोगों ने मिड तक रेडियाँ लेकर आ रहे हैं, उसको थोड़ा रिमूव कीजिए, और बाइज़्ज़त तरीके से हम एक दफ़ा उनको पीछे करवा कर रहे हैं। विदिन 2 आवर्स वो फिर से सारे आगे आ गए और हमें बड़ा दुख पहुंचा इस बात का। लिहाजा मैंने कहा कि अब किसी को तंग करने के बजाय पहले मुतबादिल जगह रेडी कर लें, फिर हम इनको ऑब्वियसली अपने पॉलिटिशियंस को भी इंगेज करके इन लोगों को कहलवाएंगे कि ये खुद वहाँ पे हो जाएं, और हम वहाँ पे सफाई का भी खास ख्याल रखेंगे, बैनर पेनाफ्लेक्सेस मॉडल बाज़ार के हम वो भी लगवाएंगे वहाँ पे। ये एक काविश है जो कि है थोड़ी मुश्किल, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इस माह में, अक्टूबर के माह में इसको कंप्लीट भी करेंगे और इसका बंदोबस्त। मैंने बाज़ार में एक बस आखिरी जानवर, मैं बाज़ार में एक प्रोग्राम करता हूँ, ताजरों के रिव्यूज़ लेता हूँ, और उस दौरान टाइगर फोर्स आ जाती है। टाइगर फोर्स की बदमाशियाँ मैंने ताजरों से देखी हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि हमें AC साहब हुक्म करते हैं, मगर वो दाढ़ी वाले लोग हैं जिनसे ये छोटे बच्चे बदमाशियाँ करते हैं, जिन्होंने जैकेट पहनी हुई है टाइगर फोर्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, टाइगर फोर्स बिल्कुल, टाइगर फोर्स देखें एक असासा भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंतज़ामिया की। इसमें ज़ाहिर बात है बच्चे ट्रेंड नहीं हैं, इसमें बच्चे यहीं के लोग हैं, वो जानते हैं कि कौन दुकानदार है, किसका रिश्तेदार है, किस मोहल्ले में रहता है, वो दुकानदार भी जानता है कि टाइगर फोर्स का बच्चा कौन सा है। कभी कभी इनके आपस के इख्तलाफ ही हमारे लिए इशू क्रिएट करते हैं, और मैंने यहाँ पे टाइगर फोर्स की ट्रेनिंग में बार बार कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अगर मुझे कोई कंप्लेंट रिसीव होती है कि आपने बदतमीज़ी की है, तो विदाउट एनी वार्निंग आई विल रिमूव यू। और मैंने ऐसे काफ़ी बच्चों को जी मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 बच्चों को रिमूव भी किया है इसी वजह से, जिनकी कंप्लेंट्स DC साहब तक भी गई हैं। सिमिलरली कुछ ताजिर हजरात ने भी लड़कों को दुकानें बंद करके उन पर हाथ भी उठाया है। मतलब एक आध बच्चे की मोबाइल पे वीडियो भी थी कि जी ये मोबाइल की शॉप थी एक, वहाँ पे 2-3 बच्चों को ले जाके मारा भी था। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन अभी टाइगर फोर्स को हमने इंगेज नहीं किया हुआ क्योंकि इनके स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खुल गए। अभी हमने इनको एट बे रखा हुआ है, और जब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस होंगे इनको फिर से इंगेज करने के लिए तो हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इंतज़ामिया ने खुद ये सारे काम किया। बीवी बच्चों की याद तो सताती होगी इतने काम में, या बस काम के दौरान भाई याद नहीं रहती? नहीं, बीवी बच्चे साथ ही रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। उनको मुझसे ब्रेक मिल जाता है जब मैं फील्ड में होता हूँ, ठीक है ना जी। तो ये नेमत अल्लाह की कि यहाँ पे हुकूमत पंजाब ने हमें ये घर वगैरह, गाड़ी वगैरह दी हुई है एज़ ऑफिसर्स के, मतलब हम उनको अपने साथ रख सकें। और ज़ाहिर बात है ड्यूटी आवर्स में हम मसरूफ़ ज़रूर होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम रात को गया के घर वालों के साथ खाना खाते हैं, उनके साथ रेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग, ये एक नेमत है हमारे लिए और मशकूर हैं। जैन भाई, नौजवानों को क्या, आखिरी सवाल, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जाहिर है वो इतनी लंबी कतार लगी हुई है डिग्रीज़ की, और वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं नौजवान, लड़कियों लड़कियाँ, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप इस फील्ड में नहीं आते तो इस फील्ड में चले जाएँ, इस फील्ड में नहीं आते इस फील्ड में चले जाएँ, क्या पैगाम देना चाहते हैं, मुस्बत पैगाम देते हैं? मैं CSS की ट्रेनिंग देता हूँ हैदराबाद में, जब छुट्टी थोड़ी मिलती है तो 1-2 दिन चला जाता हूँ वहाँ पे। मेरा तो ख्याल ये है कि पंजाब के जो नौजवान हैं, ग्रेजुएट्स हैं यहाँ के, वो थोड़े बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस, लेकिन सिंध के बच्चों को भी जो मैसेज है वो पंजाब के बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए, कि देखें दोस्ती यारी आपकी ग्रेजुएशन से पहले तक महदूद है। आप तब दोस्तों के साथ घूमें फिरें, चाय शाय पिएँ, बैठें, लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो ये जो ढाबों पे बैठ के चाय पीने वाला कल्चर है, होटलों पे बैठ के लंबी पूरी रात को 2 बजे तक आप गप्पे हाँकते हैं, ये कल्चर मैं डिस्करेज करता हूँ। आप ये ना समझा करें कि हुकूमत की तरफ से नौकरियों की कमी है, आप ये ना समझा करें कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें नौकरियों की कमी है। वी लिव इन जनावाला, वी लिव इन फैसलाबाद, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं यहाँ पे। तो अगर कोई मुझे ये कहे कि यहाँ पे नौकरियों की कमी है या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आई विल डिसएग्री। आपने बस थोड़ा 1-8 साल ग्रेजुएशन के बाद या कॉलेज लेवल के बाद इन्वेस्ट करना है अपनी ग्रूमिंग के ऊपर।
आप उसमें कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर लें। अब तो माशाल्लाह आपकी जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स रेगुलर होते हैं। उसके बाद उसके अलावा 16-17 ग्रेड की बहुत कमीशन आती हैं। आप अभी भी अखबार उठा के बैठे हैं, आज भी तकरीबन 3 कमीशन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की आई हैं। उसकी तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप उसकी तैयारी से इम्तिहान पास नहीं भी करते हैं तो आपको एक इजाफी नॉलेज मिल जाएगी, वो कहीं और काम आ जाएगी आपको। आप कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी सीख सकते हैं। लिहाजा आपकी ग्रेजुएशन के बाद, आपके कॉलेज लेवल के बाद, यू नीड अ कपल ऑफ ईयर्स फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप घर बैठ के लाइब्रेरी जाके थोड़ी पढ़ाई कर लें एंड उसके बाद जो फ़ायदा होगा पूरी ज़िंदगी रहेगा आपको। जैन भाई बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, इतने हुजूम के बावजूद भी आपने। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को प्रोग्राम बज़्म-ए-इजाज़त इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।